स्वागत है दोस्तों इंजीनियर कोड क्लास में। आज हम बात करेंगे मोर्स के सेक्शन 100 क्लोज 114 स्कोप ऑफ रेट्स फॉर डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क्स। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्लोज 114.1 फॉर आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट फॉर डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क शैल बी पेमेंट इन फुल फॉर कंप्लीटिंग द वर्क ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्पेसिफिकेशन इंक्लूडिंग फुल कंपनसेशन फॉर ऑल द ऑपरेशंस डिटेल्ड इन द रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ द स्पेसिफिकेशन अंडर रेट्स। यानी कि आइटम रेट अनुबंधों के लिए कार्य की विभिन्न आइटम के लिए कॉन्ट्रैक्ट इकाई दरें विनिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य को पूरा करने के लिए पूर्ण भुगतान होगी, जिसमें दरों के तहत इन विनिर्देशों के से संबंधित अनुभागों में विस्तृत सभी कार्यों के लिए पूर्ण मुआवजा शामिल होगा। इसमें यह बताया गया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो आइटम रेट दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग पेमेंट होगी। अगर मान लो कि इस स्पेसिफिकेशन में जो अपने सेक्शंस हैं उनमें अगर उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है तो क्या होगा, जो अपने आइटम रेट जो हैं कॉन्ट्रैक्ट में दिए उसके अकॉर्डिंग उनका भुगतान होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन द एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्शन टू द कॉन्ट्रेरी, यानी कि इसके विपरीत किसी भी निर्देश के अभाव में, यानी कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है तो the rates are to be considered as the full inclusive rate for finished work covering all labors, materials, wastage, temporary works, plant equipment, overhead charges and profit as well as the general liabilities, performance of other obligations, insurance and risk arising out of the condition of contract। यानी कि दरों को तैयार कार्य के लिए पूर्ण समावेशी दर के रूप में माना जाएगा, जिसमें सभी श्रम, सामग्री, अपव्यय, अस्थायी कार्य, संयंत्र, उपकरण, ओवरहेड शुल्क, लाभ के साथ साथ सामान्य देनदारियां, अन्य दायित्वों का प्रदर्शन, बीमा और अनुबंध की शर्तों से उत्पन्न जोखिम शामिल होंगे। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि अगर मान लो स्पेसिफिकेशन में कोई चीज़ नहीं दी गई है तो क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा उसके अंदर जो रेट डिसाइड होंगे उन सब चीज़ों में जो कार्य करना है, उसमें सामग्री है, उसके खर्चे हैं, जो इक्विपमेंट हैं, एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है, वो सब चीज़ें उसमें इंक्लूड मानी जाएगी। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। क्लॉज 114.2 द आइटम रेट्स क्वोटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर सेल अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड आल्सो इंक्लूड कंप्लायंस विद सप्लाई ऑफ द फ्लोइंग। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उद्धत मद दरों में जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए निम्नलिखित का अनुपालन आपूर्ति भी शामिल होगी। इसमें यह बताया गया कि अगर कॉन्ट्रैक्टर अलग से कुछ नहीं लिखेगा या स्पेसिफाइड कोई चीज़ के बारे में नहीं बताएगा तो नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनकी अनुपालना करनी होगी। नंबर 1 जनरल वर्क सच एज सेटिंग आउट क्लियरेंस ऑफ साइट बिफोर सेटिंग आउट एंड क्लियरेंस ऑफ वर्क्स आफ्टर कंप्लीशन। यानी कि सामान्य कार्य जैसे कि निर्माण कार्य से पहले स्थल की सफाई तथा कार्य पूरा होने के बाद की सफाई। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें साइट पर पहले सफाई करनी होगी और उसके बाद जब कार्य हो गया तब भी साफ सुथरा करके हमें देना होगा। नंबर 2 ए डिटेल प्रोग्राम यूजिंग मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड कंप्लीशन ऑफ द वर्क गिविंग। यानी कि आधुनिक परियोजना प्रबंध सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए एक विस्तृत कार्यक्रम कार्य के निर्माण और समापन के लिए। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है तो उसका हमें यूज करना है ताकि अपना काम जल्दी से जल्दी हो सके। इन एडिशन टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी डिटेल नेटवर्क एक्टिविटी फॉर द सबमिशन ऑफ अप्रूवल ऑफ मटेरियल्स प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रिटिकल मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स। यानी कि निर्माण गतिविधियों के अलावा सामग्री की प्रस्तुति और अनुमोदन, महत्वपूर्ण सामग्रियों और उपकरणों की खरीद, यानी कि निर्माण की जो गतिविधियां उसके अलावा सामग्री लेके आनी, अप्रूवल लेना और जो महत्वपूर्ण सामग्री है उनका यूज करना और उपकरणों को खरीदना और प्रोवाइड करवाना, ये सब चीज़ें भी उसमें शामिल मानी जाएगी। फैब्रिकेशन ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स इक्विपमेंट एंड देयर इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग फॉर ऑल एक्टिविटी ऑफ द इंजीनियर या एम्प्लॉयर दैट आर लाइकली टू अफेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। यानी कि विशेष उत्पादों उपकरणों के निर्माण और उनकी स्थापना और प्रशिक्षण के लिए विस्तृत नेटवर्क गतिविधियाँ इंजीनियर नियोक्ता की सभी गतिविधियों के लिए जो कार्य की प्रगति को प्रभावित करने की संभावना रखते हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा है उनमें उन सब चीज़ों को भी काउंट करना है जो इंजीनियर द्वारा जो टेस्टिंग की जाती है या इंजीनियर द्वारा कोई गाइडलाइन दी जाती है या अदर कोई एक्टिविटी करवाई जाती है, तो उन सब चीज़ों को भी उस टाइमलाइन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में उस टाइम को भी काउंट करना होता है हमें।
including updating of all such activity on the basis of the decisions taken at the periodic site review meetings or as directed by the engineer। यानी कि जिसमें आवधिक साइट समीक्षा बैठकों के लिए किए गए निर्णयों के आधार पर या इंजीनियर द्वारा निर्देशित सभी गतिविधियों को उद्यतन करना शामिल होगा। इसमें यह बताया गया है कि साइट की समीक्षा करने के लिए, साइट की डिटेल के लिए टाइम टू टाइम हमें मीटिंग्स करनी है और उन मीटिंग्स में जो निष्कर्ष निकलता है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। और अगर कोई चीज़ हमारी डिले हो रही है, अपना जो मैनेजमेंट सिस्टम है और जो एक्टिविटी है, या तो एक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा या फिर जो टाइम पीरियड है मैनेज करने के लिए उसको अपडेट करना होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, सैंपल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स प्रपोज्ड टू बी यूज्ड ऑन द वर्क्स फॉर कंडक्टिंग टेस्ट देयर ऑन एज रिक्वायर्ड एज पर द प्रीवियस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार आवश्यकता अनुसार परीक्षण करने के लिए कार्य पर प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न सामग्री के नमूने। पहले क्या करेंगे, जो काम हमें करना है उस मटेरियल को यूज करने के लिए उसका पहले टेस्ट किया जाएगा, तो उसके लिए हमें सैंपलिंग करवानी होगी, उसके सैंपल कलेक्ट करने होंगे टेस्ट करवाने के लिए। फोर्थ, डिजाइन ऑफ मिक्सेज एज पर द रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ द स्पेसिफिकेशन गिविंग प्रोपोर्शंस ऑफ इंग्रेडिएंट्स, सोर्स ऑफ एग्रीगेट्स and binder along with accompanying trial mixes as per the relevant sections of these specification to the submitted to the engineer for his approval before use on the works। यानी कि विनिर्देशों की प्रासंगिक धाराओं के अनुसार मिश्रणों का डिजाइन जिसमें अवयवों का अनुपात, समुच्चय और बाइंडर के स्रोत दिए गए हैं। साथ ही इन विनिर्देशों की प्रासंगिक धाराओं के अनुसार प्रशिक्षण मिश्रण को कार्य पर उपयोग करने से पहले इंजीनियर के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि जो भी हमें डिजाइन मिक्स बनाना है उससे रिलेवेंट जो सेक्शन है, जो भी स्पेसिफिकेशन है, उसमें जो दिए गए हैं इंग्रेडिएंट दिए गए हैं उसका प्रोपोर्शन दिया गया है उस तरीके से, और जो बाइंडर चीज़ें हमें दी गई है उन सब के ट्रायल के लिए हमें रिलेवेंट सेक्शन को यूज करना है, जो स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं वो सब चीज़ों का यूज करना है और उन सबको सबमिट करना है इंजीनियर को, ताकि हमें कार्य करने से पहले उसका अप्रूवल मिल सके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 5, कॉस्ट ऑफ लेइंग ट्रायल स्ट्रेचेज, यानी कि प्रशिक्षण खंड बिछाने की लागत। जो ट्रायल स्ट्रेचेज जो हम बनाते हैं उसकी जो कॉस्ट है वो सभी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होती है। 6, डिटेल ड्राइंग एज पर क्लोज 107, यानी कि क्लोज जो अपना 107 के अनुसार विस्तृत चित्र क्लोज 107 है उसके अकॉर्डिंग हमें ड्राइंग्स प्रिपेयर करानी होगी। 7th, डिटेल डिजाइन कैलकुलेशन एंड ड्राइंग फॉर ऑल टेम्परेरी वर्क्स सच एज फॉर्म वर्क, स्टेजिंग, सेंटरिंग, स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शनल, हैंडलिंग एंड लॉन्चिंग इक्विपमेंट एंड द लाइक। यानी कि सभी अस्थायी कार्यों जैसे फॉर्मवर्क, स्टेजिंग, सेंटरिंग, विशेष निर्माण संबंधी हैंडलिंग और लॉन्चिंग उपकरण और इसी तरह के लिए विस्तृत डिजाइन गणना और चित्र। यानी कि सभी जो टेम्परेरी जो वर्क हैं उसके लिए भी प्रॉपर डिजाइन और उनकी गणना करनी होगी और उनकी ड्राइंग्स भी बनानी होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 8, detailed drawings for templates support and encourages details for pre-stressing cable profiles, bar bending and cutting schedules for reinforcement, material list for fabrication of structural steel। यानी कि टेम्पलेट्स समर्थन और एनकरेजमेंट के लिए विस्तृत चित्र, पूर्व तनाव वाले केबल प्रोफाइल के लिए विवरण, सुदृढ़ीकरण के लिए बार झुकने और काटने का कार्यक्रम, संरचनात्मक स्टील के निर्माण के लिए सामग्री सूची आदि। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि जो ड्राइंग है उसका टेम्पलेट्स हमें देना होगा और जो एनकरेजमेंट है उनके सपोर्ट्स के लिए हमें क्या करना है, और हमें डिटेल प्रोवाइड करवानी होगी कि जो स्ट्रेसिंग केबल है उनकी क्या प्रोफाइल है, बार बेंडिंग जो है उनकी डिटेल्स हमें देनी होगी, और जो कटिंग है, बार बेंडिंग जो कटिंग है उनका शेड्यूल देना होगा, रेनफोर्समेंट जो यूज होगी उनके बारे में बताना होगा, और जो मटेरियल्स हैं उनकी सब लिस्ट वगैरह ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी होगी। नेक्स्ट 9th, मिल टेस्ट रिपोर्ट्स फॉर ऑल माइल्ड एंड हाई टेंसाइल स्टील एंड कास्ट स्टील एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द स्पेसिफिकेशन। यानी कि विनिर्देशों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सभी हल्के और उच्च तन्यता वाले स्टील और कास्ट स्टील के लिए मील प्रशिक्षण रिपोर्ट। यानी कि जो भी स्टील हमें यूज करना है, हाई टेंसाइल और माइल्ड टेंसाइल और या कास्ट स्टील जो है, उस तरीके की जो भी हमें स्टील यूज करने हैं तो उससे रिलेवेंट जो भी प्रोविजन है, जो भी स्पेसिफिकेशन है वो प्रोवाइड कराने होंगे, और उनकी एक प्रशिक्षण रिपोर्ट देनी होगी कि इसके कौन से टेस्ट ये अप्रूव्ड है और कौन से टेस्ट किए गए हैं, वो सब चीज़ों का अप्रूवल हमें प्रोवाइड कराना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10th, टेस्टिंग ऑफ वेरियस फिनिश्ड आइटम
and material including bitumen, cement, concrete, bearings as required under the specification and furnishing test report certificates। यानी कि इन विनिर्देशों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार बिटुमिन, सीमेंट, कंक्रीट, बियरिंग सहित विभिन्न तैयार वस्तुओं और सामग्रियों का परीक्षण करना और परीक्षण रिपोर्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। इसमें यह बताया गया है कि जो भी मटेरियल हमें यूज करना है, जैसे बिटुमिन, सीमेंट, कंक्रीट, बियरिंग, इस प्रकार के जो स्पेसिफिकेशन में जो मटेरियल्स आते हैं उन सब का टेस्ट करवाना है और टेस्ट रिपोर्ट और उनके सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाने होंगे। 11 इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉर्मवर्क, स्टेजिंग, रेनफोर्समेंट एंड अदर आइटम ऑफ वर्क एज पर द रिलेवेंट स्पेसिफिकेशन। यानी कि प्रासंगिक विनिर्देशों के अनुसार काम वर्क, स्टेजिंग, सुदृढ़ीकरण और कार्य की अन्य मदों के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट। इसमें यह बताया गया है कि एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनानी है, जो फॉर्मवर्क जो लग रहा है, स्टेजिंग जो लग रही है, स्टील जो है, आदि कई प्रकार के जो आइटम्स यूज हो रहे हैं वो एज पर स्पेसिफिकेशन है कि नहीं है, उन सब चीज़ों की एक रिपोर्ट बनानी है और उनका टेस्ट करना है और उनकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। 12 एनी अदर डेटा विच मे बी रिक्वायर्ड एज पर दी स्पेसिफिकेशन और द कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एनी अदर एनेक्सर शेड्यूल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कोई अन्य डेटा जो इन विनिर्देशों या अनुबंध की शर्तों या अनुबंध का हिस्सा बनने वाली किसी अन्य अनुलंघन अनुसूची के अनुसार आवश्यक हो सकता है। यानी कि इसमें यह बताया गया कि अगर कोई चीज़ जो है यूज़ करनी है और वो इस कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है और स्पेसिफिकेशन में नहीं है, लेकिन वो किसी एक एनेक्सर में या किसी शेड्यूल में वो चीज़ दी होगी कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो सब चीज़ें भी लागू होगी। 13 एनी अदर आइटम इंसिडेंटल टू वर्क विच इज़ नेसेसरी फॉर कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कार्य से संबंधित कोई अन्य वस्तु जो अनुबंध के प्रावधानों के अनुपालना के लिए आवश्यक है। इसमें यह बताया गया है कि जो भी कार्य से रिलेटेड कोई अलग प्रकार का कोई कोड या कोई वस्तु या कोई गाइडलाइन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधानों के अनुपालन के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 14 ऑल टेम्परेरी वर्क्स, फॉर्म वर्क एंड फॉल्स वर्क नॉट इंक्लूडेड एज सेपरेट आइटम इन द बीओक्यू। यानी कि सभी अस्थायी कार्य, फॉर्म वर्क और फॉल्स कार्य जो बीओक्यू में अलग मद के रूप में शामिल नहीं होंगे। यानी कि जो काम करने के दौरान हमें टेम्परेरी काम जो करना है, फॉर्म वर्क लगाने हैं या अदर कोई एक्टिविटी है, तो उसके लिए बीओक्यू में अलग से कोई रेट जो है नहीं दिए जाएंगे। 15 इस्टेब्लिशिंग एंड रनिंग ए लेबोरेटरी विद फैसिलिटी फॉर टेस्टिंग फॉर वेरियस आइटम्स और वर्क्स एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 900 एंड अदर रेलेवेंट सेक्शंस। यानी कि जो सेक्शन 900 है और अन्य प्रासंगिक धाराओं में निर्दिष्ट विभिन्न वस्तुओं या कार्यों के प्रशिक्षण हेतु सुविधाओं के साथ एक प्रयोगशाला की स्थापना और संचालन। यानी कि सेक्शन 900 में के अनुसार और अन्य जो सेक्शन है उनके अनुसार हमें क्या करना है, एक लैब बनानी होगी ताकि हमें मटेरियल का टेस्ट कर सकें और अपने कार्य को सुचारू रूप से चालू कर सकें। 16 कॉस्ट ऑफ इनबिल्ट प्रोविजन फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। यानी कि गुणवत्ता आश्वासन के लिए अंतर्निहित प्रावधानों की लागत। इसमें यह बताया गया है कि जो अपना प्रोजेक्ट है उसकी जो कॉस्ट है उसमें क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि क्वालिटी से रिलेटेड जो इंस्पेक्शन हैं, जो टेस्ट हैं, उन सब को अलग से कोई पेमेंट नहीं होगा। उन सब चीज़ों का भी इसमें ध्यान रखना है। उनकी लागत जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट में या बीओक्यू है जो कॉन्ट्रैक्ट का उसके अंदर इंक्लूड रहेगी। 17 कॉस्ट ऑफ सेफगार्डिंग द इन्वायरमेंट एंड यानी पर्यावरण की सुरक्षा की लागत। सेम उसी प्रकार जो पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी प्रिकॉशन लेने हैं, जो सेफ्टी प्रोटोकॉल लेने हैं, उन सब की लागत भी इसमें इंक्लूड रहेगी। 18 कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एज बिल्ड ड्राइंग्स इन ओरिजिनल एंड 2 सेट्स ऑफ प्रिंट्स। यानी कि मूल रूप में निर्मित चित्र और प्रिंट के 2 सेट उपलब्ध कराने की लागत। इसमें यह बताया गया है कि जो काम हमने किया है, जो अपन ने वर्क कर दिया कंप्लीट, उसके बाद एक ड्राइंग बनती है अपनी एज बिल्ड ड्राइंग, तो उसकी जो 2 कॉपी है ओरिजिनल, उनकी 2 कॉपी लेनी है और उनकी जो लागत है वो भी इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्लॉज 114.3 पोर्शंस ऑफ रोड वर्क्स बियॉन्ड द लिमिट्स एंड और एनी अदर वर्क्स मे बी गोट कंस्ट्रक्टेड बाय द एम्प्लॉयर डायरेक्टली थ्रू अदर एजेंसीज। यानी कि सीमा से बाहर सड़क निर्माण कार्य के भाग और या किसी अन्य कार्य का निर्माण नियोक्ता द्वारा अन्य एजेंसियों के माध्यम से सीधे करवाया जा सकता है। इसमें यह बताया गया है कि जो अपनी सड़क का निर्माण किया गया है उसके बाहर, उसके अलावा
जो अन्य कार्य जो भी है वो क्लाइंट जो है अन्य एजेंसियों से करवा सकता है, जरूरी नहीं है कि उसी कॉन्ट्रैक्टर से करवाए। अकॉर्डिंगली अदर एजेंसीज एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर मे बी वर्किंग इन द विकनिटी ऑफ द वर्क्स बीइंग एक्सिक्यूटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि तदनुसार नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य एजेंसियां ठेकेदार द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के आसपास काम कर रही होंगी। इसमें यह बताया गया है कि अगर क्लाइंट ने अलग काम के लिए किसी अन्य ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर को रखा है तो वो है उसके आसपास ही काम कर रही होगी। इसका मतलब है कि जैसे कई बार क्या होता है, जैसे रोड बनाने का काम दे दिया किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी शिफ्टिंग का, पाइपलाइन शिफ्टिंग का, टेलीफोन लाइन शिफ्टिंग का या ड्रेनेज सिस्टम जो होता है नाली वगैरह का, उनका काम किसी अन्य ठेकेदार को दिया जाता है। तो वो काम रोड के काम के साथ साथ ही चलता रहता है। इसमें ये ध्यान रखना है कि उसे जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है यानी कि जो भी रोड का काम कर रहा है उसे अन्य कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, और जो दूसरे काम कर रहे हैं उनको कॉन्ट्रैक्टर से कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द कॉन्ट्रैक्टर शैल लीज विद सच एजेंसीज एंड एडजस्ट हिज कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंगली एंड नो क्लेम और कंपनसेशन ड्यू टू एनी रीजन वाट एवर विल बी एंटेन्ड ऑन दिस अकाउंट। ठेकेदार ऐसी एजेंसियों के साथ संपर्क करेगा तथा कार्य पूरा करने के लिए अपने निर्माण कार्यक्रम को तदनुसार समायोजित करेगा तथा इस संबंध में किसी भी कारण से कोई दावा या मुआवजा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि जो भी अदर एजेंसीज काम करेगी उनके साथ एक समन्वय स्थापित करेगा, यानी कि उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखेगा। और अगर मान लो कि जो मेन रोड बनाने का काम है उसमें जो जो चीज़ें शिफ्ट होनी है तो उनको पहले उनके साथ मिलके या उनको पहले इन्फॉर्मेशन देगा कि पहले ये काम किया जाए, तो इस तरीके से काम को आपसी कोऑर्डिनेशन से करना है और इन सब चीज़ों के लिए अलग से कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। द एम्प्लॉयर विल बी इंडेमनीफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर एनी क्लेम्स अदर एजेंसीज ऑन हिज अकाउंट, यानी कि इस संबंध में अन्य एजेंसियों के किसी भी दावे के लिए नियोक्ता को ठेकेदार द्वारा क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इसमें यह बताया गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है उसके कारण किसी दूसरी एजेंसी को, किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को अगर कोई नुकसान हुआ है और वो नुकसान की भरपाई क्लाइंट से करना चाह रहा है, तो वो जो नुकसान है वो क्लाइंट उनको न देके ठेकेदार से उसकी भरपाई की जाएगी। उनका जो पेमेंट है उससे डिडक्ट किया जाएगा और उनकी जो क्षतिपूर्ति है उसको पूरा किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।